नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे विचार को समझने की कोशिश करते हैं जो हम सबके भविष्य पर एक बहुत ही गहरा सवाल उठाता है। ये पूरी बातचीत एक दार्शनिक लेख पर आधारित है जो ये जानने की कोशिश करता है कि क्या हमारी सभ्यता का संकट पुरुष और स्त्री ऊर्जा के बिगड़े हुए संतुलन में छिपा है। तो सवाल उठता ही ये है, क्या देशों और सभ्यताओं का भी कोई लिंग होता है? मतलब क्या वो पुरुषवादी या स्त्रीवादी हो सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यही वो सवाल है जो आज की हमारी इस पूरी चर्चा के केंद्र में है। तो बात शुरू होती है इस आइडिया से कि हमारी दुनिया का जो बैलेंस है वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। लेखक इस असंतुलन को समझाने के लिए इंसान की चेतना को दो अलग अलग सिद्धांतों में बांटते हैं। आइए देखते हैं कि ये दो सिद्धांत आखिर हैं क्या। एक तरफ है जिसे लेखक कहते हैं पुरुष मन। इसकी फितरत है आक्रामकता, जीतना, कब्जा करना और हिंसा। और दूसरी तरफ है नारी चेतना, जो प्रेम, करुणा और देने के भाव पर टिकी है। लेखक का मानना है कि हमारा पूरा इतिहास अब तक लगभग पूरी तरह से इसी पुरुष मन के असर में रहा है। और दिलचस्प बात देखिए, लेखक इस आइडिया को सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं रखते, बल्कि देशों पर भी लागू करते हैं। वो कहते हैं कि जर्मनी और अमेरिका जैसे देश पुरुष राष्ट्रों के सबसे अच्छे उदाहरण हैं, आक्रामक, विस्तारवादी। और इसके ठीक उलट भारत को वो एक स्त्री राष्ट्र के रूप में देखते हैं, जिसकी आत्मा में ही अहिंसा और प्रेम बसा है। तो फिर होता क्या है जब पूरी दुनिया पर ये एक ही यानी पुरुष सिद्धांत हावी हो जाए? लेखक के मुताबिक ये हमें एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर ले आया है। चलिए समझते हैं कि कैसे। देखिए, यहां सबसे जरूरी बात यह है कि जीतने और आक्रामकता पर आधारित ये रास्ता लेखक के अनुसार अब खत्म हो चुका है। यह हमें एक ऐसी बंद गली में ले आया है जहां से आगे कोई रास्ता नहीं है सिवाय तबाही के। अब इस तबाही का अंदाजा लगाने के लिए लेखक एक आंकड़ा हमारे सामने रखते हैं। जरा सोचिए, इस दुनिया में 50,000 हाइड्रोजन बम तैयार रखे हैं। ये नंबर ही अपने आप में होश उड़ाने वाला है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। इससे भी ज्यादा बेतुकी बात यह है कि ये 50,000 बम इस एक पृथ्वी को नहीं, बल्कि ऐसी 7 पृथ्वियों को पूरी तरह से तबाह करने के लिए काफी है। ये दिखाता है कि विनाश की ये दौड़ कितनी पागलपन भरी हो चुकी है। इस पूरी मानसिकता को समझाने के लिए लेखक एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। इसमें दुनिया के 3 बड़े नेताओं को भगवान एक एक वरदान मांगने का मौका देते हैं। तो अमेरिकी प्रतिनिधि ने जो पहली इच्छा मांगी वो सीधी सीधी तबाही की थी। अमेरिकी प्रतिनिधि के बाद जब रूसी प्रतिनिधि की बारी आई तो उनकी इच्छा भी उतनी ही भयानक थी, लेकिन उसमें एक और खतरनाक चीज जुड़ी थी, और वो थी खुद को भी मिटा देने की तैयारी। उनकी सोच थी, हम भले ही मिट जाएं, पर दुश्मन नहीं बचना चाहिए। और आखिर में ब्रिटिश प्रतिनिधि की ये ठंडी और बेपरवाह इच्छा इस विनाशकारी सोच के चरम को दिखाती है। ये कहानी शायद हमें हंसा दे, लेकिन लेखक सवाल पूछते हैं कि हम हंस किस पर रहे हैं? शायद खुद इंसानियत पर। अच्छा, तो अगर पुरुष का रास्ता एक बंद गली है तो फिर स्त्री का क्या? लेखक का तर्क है कि आज के समय में महिलाओं के सामने 2 रास्ते हैं, और मजे की बात यह है कि दोनों ही अधूरे हैं। चलिए इसे समझते हैं। लेखक यहाँ 2 मॉडल सामने रखते हैं। एक है पूरब की स्त्री, जिसे वो एक गुलाम, एक परछाई बताते हैं, जिसकी अपनी कोई आवाज या पहचान ही नहीं है। और दूसरी तरफ है पश्चिम की स्त्री, जिसने बगावत तो की, लेकिन वो पुरुष जैसा बनने की कोशिश में अपनी असलियत ही खो रही है, एक कार्बन कॉपी बनकर रह गई है। पूरब के इस मॉडल की कमियों को दिखाने के लिए लेखक कुछ बहुत तीखे सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, भाई अगर सीता के चरित्र पर शक था तो अग्नि परीक्षा सिर्फ उन्हीं की क्यों हुई, राम की क्यों नहीं? युधिष्ठिर को यह हक किसने दिया कि वो अपनी पत्नी को जुए में दांव पर लगा दे? ये सवाल उस पूरी व्यवस्था पर चोट करते हैं। तो अगर ये दोनों ही रास्ते सही नहीं हैं तो फिर हल क्या है? चलिए अब इस बातचीत के सबसे अहम और आखिरी हिस्से पर चलते हैं। लेखक भविष्य के लिए क्या रास्ता सुझाते हैं, जिसे वो हृदय की क्रांति का नाम देते हैं। लेखक का सुझाव है एक तीसरा रास्ता। ये कोई ऐसी क्रांति नहीं है जहां औरतें मर्दों की जगह ले लेंगी, नहीं, ये चेतना की क्रांति है। बात एक ऐसी सभ्यता बनाने की हो रही है जिसकी बुनियाद ही स्त्री के गुणों पर रखी हो, प्रेम पर, करुणा पर और देने के भाव पर।
ये लीडरशिप की नहीं बल्कि सोच की क्रांति है। अब ये देने का जो सिद्धांत है, इसकी ताकत को समझाने के लिए लेखक एक बहुत खूबसूरत कहानी सुनाते हैं। एक भिखारी जो लेने की उम्मीद में खड़ा था, उससे अचानक देने के लिए कह दिया जाता है, वो भी राजा को। वो बड़ी हिचकिचाहट के साथ चावल का बस एक दाना देता है, क्योंकि देने की तो उसकी आदत ही नहीं है। लेकिन उस शाम उसे एक बड़ा अचंभा होता है। और यहीं पे इस कहानी का और शायद इस पूरी बातचीत का सार छिपा है। भिखारी अपनी छाती पीटकर रोता है कि काश मैंने सब कुछ दे दिया होता। तब उसकी पत्नी उसे जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताती है कि जो हम जमा करते हैं वो मिट्टी ही रह जाता है, पर जो हम देते हैं वही सोना बनता है। और आखिर में लेखक हमें इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, क्या इंसानियत पुरुष मन के लेने और कब्जा करने के सिद्धांत को छोड़कर नारी चेतना के देने के सिद्धांत पर एक नई सभ्यता बना सकती है? शायद हम सबका भविष्य इसी सवाल के जवाब पर टिका है।